नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुलेटिन में आज फोकस है हमारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के जो 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार केंद्र कैबिनेट में बदलाव, मेगा बदलाव जो होने जा रहा है उस पर। आज शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा, नए मंत्री शपथ लेंगे। नए कैबिनेट में कई युवा चेहरों को हम मौका मिलता देख सकते हैं। साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी छाप भी कैबिनेट विस्तार में मिल सकती है। माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वरुण गांधी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। और चलिए हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लाइव अपडेट भी लेकर आएंगे और साथ ही इस पूरे, ये आप कह सकते हैं जो लार्ज स्केल में ये विस्तार हो रहा है, इसकी बारीकी से एनालिसिस भी करेंगे। इस खबर पर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। इससे पहले कि मैं अनिल आनंद जी के पास जाऊं और इस पूरे जो विस्तार हो रहा है, जो 6 बजे यहां पर शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी हम एनालिसिस करें, मैं समीर से क्विक अपडेट लेना चाहूंगी। समीर, सुबह से ही हम लगातार आपसे अपडेट लेते चले जा रहे हैं और बहुत सारी खबरें यहां निकल कर आ रही हैं। जरा बताइए, 2 घंटे अभी बचे हैं, ताजा अपडेट क्या है? काफी हद तक स्थिति साफ हो गई है नेहा, लेकिन जो बड़ी बातें हैं, जो फेरबदल हो रहा है उसमें आप ये समझ लीजिए कि मोदी मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें राज्य मंत्री भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये 7 राज्य मंत्री हैं जिन्होंने इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, जबकि 5 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। जो प्रमुख नाम है इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके साथ ही सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दिया है। थावरचंद गहलोत, जिनको पहले से ही राज्यपाल बनाया जा चुका है, राव साहब दानवे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर के जो प्रमुख नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री रहे, इस तरीके से 12 मंत्री हैं, बाबुल सुप्रियो वगैरह का नाम भी इसमें शामिल है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और यही नहीं, ये लिस्ट यहाँ थमने वाली नहीं है। माना यह जा रहा है कि कुछ और मंत्री हैं जिनको अगले कुछ समय में वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो ये देखें, जो फेरबदल हो रहा है इसमें कई मंत्रियों को हटाया जा रहा है जबकि कई नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि शाम को 43 मंत्री, 43 मंत्री इसमें जो फेरबदल हो रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं, उनको शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन एक और अहम और दिलचस्प बात यह है कि केवल नेता नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनको भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मसलन वो चाहे वरिष्ठ वकील हो जिनको वकालत का अच्छा खासा अनुभव हो, और हाल में जिस तरीके से देश ने पैंडेमिक का पूरे दौर से गुजरा है, तो स्वास्थ्य सेक्टर से जो डॉक्टर हैं उनको भी कैबिनेट में शामिल करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं समीर की बहुत तेजी से ये जो पूरा लैंडस्केप है और जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ नए चेहरों को ऐड होने की संभावना नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर अब कई राज्य मंत्रियों के प्रमोशन की भी बात आते हुए देख रहे हैं। वहां पे लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, इस्तीफों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम अब इसे सिर्फ विस्तार के तौर पर नहीं, पूरे रीजा शफल के तौर पर देख रहे हैं। समीर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपसे लगातार इस पर अपडेट लेती रहूंगी। लेकिन हम सीधे चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा, ये जो कैबिनेट विस्तार है या कहूं कि मोदी 2.0 का ये जो महारीजिग है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, करीबन 2 साल हो जाएंगे मोदी 2.0 को, तो आप कह सकते हैं कि मिड कोर्स करेक्शन को इसको कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी सोची समझी नीति के साथ बड़ी वसी, बहुत बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। मुझे करीबन 4 दशक हो गए राजनीति में, और रिसेंट पास्ट में जो मुझे नजर आता है कि 2 दशक 2.5 दशक की बात कीजिए, उससे पहले मैं नहीं जाना चाहूंगा। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी कवायद इस तरह से कैबिनेट को बनाने में, रिशफल करने में, और उसके साथ गवर्नर्स की शिफ्टिंग और नए गवर्नर बनाना, या उसके साथ अब पार्टी में भी फेरबदल होगा, इतनी बड़ी कवायद खासकर कैबिनेट में देखने को नहीं मिली। और इससे बड़ी कवायद ये कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, 5 कैबिनेट मिनिस्टर, 12 तो टोटल हैं कुल, 5 कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा देना, और 5 जो हैं वो बड़े मंत्रालयों के मंत्री थे वो जी। तो इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस कहीं और तरीके की भी है। एक तो ये मैसेज देखा जाता है, 2 तरह से इसको देखा जा सकता है। एक विपक्ष का एंगल और एक जो और पॉजिटिव एंगल जो देखा जाए वो ये है कि आप नए लोग लाके
कुछ को रिवॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड कर रहे हैं तो इनकरेज करेंगे अच्छा काम आगे भी हो, नए लोग लाके नए आइडियाज कुछ लाने की जो चेष्टा आप कर रहे हैं। और दूसरा एक विपक्ष का एंगल ये हो सकता है कि साहब आपने इतने लोग निकाल दिए और खासकर आपने उन मंत्रालयों के लोग निकाले जो कोरोना के इशू को हैंडल कर रहे थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको निकालने का मतलब है कहीं ना कहीं इतने मंत्रियों को निकालने का मतलब है कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। अनिल जी, इनफैक्ट इसके अलग अलग लेयर्स हैं, अब एक एक करके परतें खुल रही हैं, बहुत एनालिसिस आ रहा है, तो इस पर अब एक एक करके मैं आपका व्यू लूंगी। अभी आपने ये जो बात छेड़ी कि विपक्ष सामने से ये कह सकता है कि अब आप इतने सारे लोगों को के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये तो हम मान के चल ही रहे थे कि कुछ लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह के मंत्रालयों से ये इस्तीफे निकल कर आए हैं, जिन नामों के इस्तीफे निकल कर आए हैं, ये हम सब के लिए भी चौंकाने वाले थे। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार है जो पीएमओ है ये दिखाने की भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि हम बड़े सीरियस हैं, देश पूरी दुनिया यहाँ पर कोविड महामारी के बहुत ही भीषण, बहुत ही क्राइसिस वाले स्थिति को देख भी चुकी है और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। मुझे बताइए कि यहाँ क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या माना जाए कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दो एरियाज, इन दो सेक्टर्स पर कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, यहाँ पर सीरियसनेस बढ़ती हुई दिखेगी? ठीक है, इनको मैं दो सेगमेंट्स में बांट के आपसे बात करता हूँ। एक सेगमेंट तो है स्वास्थ्य, लेबर और जस्टिस मिनिस्ट्री जो है, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं डायरेक्टली कोरोना काल में जो कुछ हुआ उससे जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों में बदलाव करके कहीं ना कहीं ये एक तो ये गाय बगाए या अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाय गवाए कहीं ना कहीं एडमिशन होगी कि कुछ गलत हुआ है, तो उसकी एक एडमिशन भी है, लेकिन ये कहने की नैरेटिव एक ये बनाने की चेष्टा होगी कि हम इसको आगे और अच्छी तरह से करना चाह रहे हैं, ताकि अगर तीसरी वेव की बात हो भी रही है तो हम उसके लिए और हम चुप नहीं है, हम दो वेव का एक्सपीरियंस देके उससे सीख के आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम बदलाव करके नए आइडियाज ला रहे हैं। जैसे हेल्थ सेक्टर तो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेबर में जिस तरह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की लेबर जिस तरह से सड़कों पे आ गई उसको लेके काफी इंतशार हुआ, काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और सोशल जस्टिस का सेक्टर भी उसी से जुड़ता कहीं नजर आया है। तो इसलिए ये तीनों, ये एक सेगमेंट तो ये है। जहां तक एजुकेशन का जो है, और जाहिर तौर पे है कि जिस तरह मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, कुछ ना कुछ बड़ा वो करने की कोशिश जरूर करेंगे इस सेक्टर में। जहां तक शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा में तो अभी कोई बहुत ज्यादा अरसा हुआ भी नहीं था पोखरियाल जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हुए, लेकिन उनको हटना पड़ा। और मुझे लगता है जो मेन मुद्दा कहीं ना कहीं हुआ, वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको लेके उसका क्रियान्वयन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो उसको आगे और कैसे लेके जाना, उसपे कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं। या और अपर एशेलॉन्स जो है एजुकेशन सिस्टम के वाइस चांसलर, इस वक्त कम से कम 3 दर्जन के करीब वाइस चांसलर की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। तो सिस्टम की को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी उनका फोकस है, क्योंकि मोदी जी खुद स्वयं संवाद करते रहते हैं यंगर जनरेशन से। तो सर, आपकी बात से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे रहेगा और यहाँ हम आगे इस विस्तार के बाद बड़े बदलाव होते देखेंगे। सर, एक जो बड़ा एंगल हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे वो था जो चुनाव यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसे देखते हुए इस विस्तार को, इस कैबिनेट रीशफल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और एक छाप है अपनी मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के, गवर्नेंस की हो या चाहे पॉलिटिक्स की हो, तो वो जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्रिटिकल एंगल और एक इलेक्शन का चुनावी जो है ना एक जाविया, एक कौन जरूर होता है, तो वो इसमें भी है। जाहिर है आने वाले वक्तों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। और उत्तर प्रदेश चूंकि 80 मेंबर लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करता है, तो 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी को बहुत अच्छी तरह से, बहुत मुस्तैदी से जीता जाए। उसके बाद गुजरात भी आएगा, तो वो भी उनके लिए, वो तो उनका घर है, वो तो उसको तो बिल्कुल उनको अच्छी तरह से जीतने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल भी ये जो सारा कवायद की गई वो डेफिनेटली है। वो इस तरह से है कि एक तो देखिए, एक तो माइनॉरिटीज, ये तकरीबन बीजेपी के नेता इस चीज को मान चुके हैं कि माइनॉरिटीज के वोट हमको नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी थी कि 2014 के इलेक्शन में जिस मॉडल से चुनाव जीता गया, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट्स में, कि एक पूरा समन्वय बिठा के
पूरा एक यूनाइटेड हिंदू समाज ने वोट किया उनके लिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट ने भी बहुत बड़ा वोट किया। लेकिन 2014 के बाद वो कई छिटकते नजर आए वो। तो एक कवायद है, और ओबीसी शेड्यूल कास्ट से भी बड़ा एक सेगमेंट अब बन के उभर रहा है जो ओबीसी है। ओबीसी बहुत बड़ा सेगमेंट है और देशव्यापी है पूरे का पूरा। तो मतलब इस कैबिनेट विस्तार, सर आपकी बात से अब मुझे एक सार समझ में आ गया कि इस कैबिनेट विस्तार को का इस्तेमाल करके हर एरिया को, जो एरिया ऑफ कंसर्न है, चाहे आपने यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की, चाहे मंत्रालयों के या मंत्रियों के अंडर परफॉर्मेंस की बात की, चाहे यहाँ पर युवा चेहरों को नई जगह देने की बात की जाए, या फिर यहाँ पर इलेक्शंस को लेके, तो यहाँ पर हर एक एरिया को टारगेट करते हुए इस विस्तार को, इस रीजिक को यहां पर देखा जा रहा है। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी एनालिसिस रखने के लिए। साथ ही समीर आपका भी बहुत शुक्रिया वो ताजा अपडेट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।